9 जुलाई 2018 सुबह के करीब 5:30 बजे थे। उत्तर प्रदेश की बागपत जेल के अंदर अचानक गोलियों की धाए धाए सुनाई दी। फौरन पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। जेल कर्मी भागते हुए एक बैरक की तरफ पहुंचे, जहां फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था पूर्वांचल का एक ऐसा डॉन जिसका नाम सुनकर ही पूरा इलाका कांप जाता था, जिसका नाम था मुन्ना बजरंगी। लेकिन इस कहानी का एक सबसे बड़ा सवाल उसकी मौत नहीं है। सवाल यह है कि आखिर एक गरीब किसान का बेटा भारत के सबसे खौफनाक गैंगस्टरों में कैसे एक बन गया। कैसे एक बस कंडक्टर अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम बन गया जिस पर हत्या, रंगदारी और गैंगवार के दर्जनों आरोप लगे। कैसे उस पर लाखों रुपए का इनाम घोषित हुआ और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके खौफ से सामान्य लोग आसपास भी भटकते नहीं थे। वो एक मामूली कैदी की तरह जेल की 4 दीवारियों में मारा गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय का पहिया करीब 50 साल पीछे घुमाना होगा। साल 1967, जब उत्तर प्रदेश की जौनपुर जिले के पूरे दयाल गांव में एक गरीब किसान पारसनाथ सिंह के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम प्यार से प्रकाश सिंह, लेकिन घर और गांव में सभी उसे प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते थे। उसका बचपन एक सामान्य बच्चों की तरह बीता। वो भी बाकी बच्चों की तरह दिन भर खेलता कूदता रहता था। परिवार गरीब था और खेती से इतनी आमदनी होती भी नहीं थी कि पूरे परिवार का खर्च चल सके। किसी तरह गुजारा हो पाता था। फैमिली को ये बड़ी उम्मीद थी कि पढ़ लिख कर मुन्ना उनकी जिंदगी बदलेगा, लेकिन गरीबी अक्सर सपने तोड़ देती है। बताया जाता है कि गरीबी के कारण मुन्ना की पढ़ाई ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ सकी। वो केवल 5वीं तक ही पढ़ पाया। कम उम्र में ही उसे परिवार की मदद के लिए काम करना पड़ा। उसने कालीन बुनने का काम शुरू किया। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च ठीक से चल नहीं पाता था। बेहतर रोजगार की तलाश में वो वाराणसी पहुंचा और बस कंडक्टर बन गया। दिन भर बस में टिकट काटना, यात्रियों से किराया लेना और शाम को कुछ रुपए लेकर घर लौटना, यही उसकी जिंदगी थी। यही उसे पहली बार लगा कि दिन रात मेहनत के बावजूद ना तो गरीबी खत्म हो रही है और ना ही उसकी जिंदगी बदल रही है। इसी दौरान उसका उठना बैठना ऐसे लोगों के बीच होने लगा जिनका संबंध अपराध की दुनिया से था। एक तरफ मेहनत की जिंदगी थी जिसमें संघर्ष था और दूसरी तरफ अपराध की दुनिया थी जहां पैसे, ताकत और डर का राज था। यही वो दौर था जब मुन्ना की सोच बदलने लगी। उसे ये लगने लगा कि जिस सम्मान और पैसे के लिए आम आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, वही चीजें बंदूक के दम पर बहुत जल्दी हासिल की जा सकती है। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन होती है। 1982 में जब मुन्ना की उम्र तकरीबन 15 साल थी, तब पहली बार उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके खिलाफ मारपीट और झगड़े के मामले दर्ज हुए थे। गांव में उसकी पहचान एक दबंग और लड़ाकू लड़के की बन गई। धीरे धीरे पुलिस थाने के चक्कर बढ़ने लगे और कानून का डर उसके मन में कम से कम होने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। करीब 1984 में जब मुन्ना की उम्र लगभग 17 साल रही होगी, तब उसकी जिंदगी में वो घटना हुई जिसने उसके लिए वापसी के सारे रास्ते लगभग बंद कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गांव के कारोबारी भुल्लन सिंह से उसका किसी बात को लेकर मामूली सा विवाद हो गया और ये कोई बहुत बड़ा विवाद भी नहीं था, लेकिन भुल्लन सिंह ने सबके सामने उसका अपमान कर दिया और ये बात मुन्ना के दिल में घर कर गई। कई दिनों तक वो इसी बात को लेकर सोचता रहा। फिर उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने एक ऐसा देसी कट्टा खरीदा। इसके बाद वो सीधे भुल्लन सिंह के घर पहुंच गया। किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि एक मामूली विवाद का अंत कुछ इस तरह होगा। कुछ ही पल के बाद गोलियों की आवाज़ पूरे गांव में गूंज उठी। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो भुल्लन सिंह जमीन पर पड़े हुए थे और मुन्ना वहां से फरार हो चुका था।
पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ समय के बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि उस समय वो नाबालिग था, इसलिए कानून के तहत कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जेल से बाहर निकलने वाला मुन्ना अब पहले वाला मुन्ना नहीं था। अब उसके मन से कानून का डर काफी हद तक खत्म हो चुका था। इसके बाद उसका गांव में सामान्य जिंदगी जी पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। पुलिस की नज़र उस पर रहने लगी और दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में उसका नाम धीरे धीरे पहचान बनाने लगा। कहा यह जाता है कि यही वो समय था जब उसका संपर्क पूर्वांचल के छोटे मोटे अपराधियों से बढ़ने लगा। शुरुआत में वो उनके लिए छोटे मोटे काम करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका बेखौफ स्वभाव। जहां दूसरे लोग पीछे हट जाते थे, वहां मुन्ना बिना ज़्यादा सोचे आगे बढ़ जाता था। और यही बात धीरे धीरे बड़े गैंगस्टरों की नज़र में आने लगी। और इसी दौरान उसका संपर्क पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी गजराज सिंह के गैंग से हुआ। गजराज सिंह ने मुन्ना की निडरता और हथियार चलाने की क्षमता को देखते हुए उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। यहाँ से मुन्ना ने संगठित अपराध की दुनिया को करीब से समझना शुरू कर दिया। अब उसके लिए अपराध सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। रंगदारी, गैंगवार और विरोधियों पर हमले, इन सब के बीच उसका नाम तेजी से आगे बढ़ने लगा। और बताया यह जाता है कि मुन्ना का निशाना बेहद सटीक बैठता था। यही वजह थी कि गैंग के अंदर उसकी पहचान एक शार्प शूटर के रूप में बनने लगी। धीरे धीरे ऐसे टास्क मिलने लगे जिन्हें गैंग का दूसरा बदमाश पूरा ही नहीं कर पाता था। उसका नेटवर्क अब सिर्फ जौनपुर तक सीमित नहीं रहा। वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और पूर्वांचल के कई जिलों में उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड के हिस्सा बनने लगा था। दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में उसका दबदबा तेजी से बढ़ने लगा। इसी बीच पूर्वांचल के अपराध जगत में एक और बड़ा नाम तेजी से उभर रहा था, मुख्तार अंसारी। उस दौर में पूर्वांचल सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि गैंगवार और राजनीति वर्चस्व की लड़ाई का भी केंद्र था। इलाके, ठेके और प्रभाव के लिए अलग अलग गैंग एक दूसरे से भिड़ रहे थे। ऐसे माहौल में गजराज सिंह के जरिए मुन्ना की मुलाकात मुख्तार अंसारी से हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार ने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि मुन्ना सिर्फ बंदूक चलाना नहीं जानता, बल्कि आदेश मिलने पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। यहीं से मुन्ना बजरंगी की जिंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। वो धीरे धीरे मुख्तार अंसारी गैंग का हिस्सा बन गया। शुरुआत में उसे छोटी जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन हर काम को जिस बेखौफ तरीके से उसने अंजाम दिया, उसने मुख्तार का भरोसा पल भर में जीत लिया। कुछ ही समय में वो गैंग के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाने लगा। और कहा यह भी जाता है कि इसी दौरान उसने कई हत्याओं और हमलों को अंजाम दिया। हालांकि अलग अलग मामलों में अदालतों में कानूनी प्रक्रिया वर्षों तक चलती रही और सभी मामलों में दोषी साबित भी नहीं हुआ। इधर मुन्ना और मुख्तार के रिश्तों को सबसे ज्यादा मजबूत करने वाली घटना अभी बाकी थी। और यहीं से मुन्ना बजरंगी का नाम सिर्फ एक शार्प शूटर के तौर पर नहीं, बल्कि मुख्तार अंसारी के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाने लगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन मुख्तार अंसारी और मुन्ना किसी काम से जा रहे थे, तभी रास्ते में उन पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। चारों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई, जवाबी फायरिंग भी हुई। इसी दौरान मुन्ना के पैर में गोली लग गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि वहां से जिंदा निकलना भी मुश्किल लग रहा था। बताया जाता है कि उसी हमले में मुख्तार ने मुन्ना की जान बचाई। इसके बाद दोनों के बीच सिर्फ गैंग का रिश्ता नहीं रहा, एक ऐसा भरोसा बन गया जिसने आने वाले कई सालों तक पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया को प्रभावित किया। इसके बाद मुन्ना को मुख्तार का सबसे भरोसेमंद शूटर माना जाने लगा और गैंग के कई बड़े ऑपरेशन उसी के हवाले किए जाने लगे। इसी दौरान पूर्वांचल में गैंगवार लगातार बढ़ रही थी। रंगदारी, ठेके, राजनीतिक वर्चस्व और इलाके पर कब्जे को लेकर एक के बाद एक खूनी घटनाएं सामने आ रही थी। पुलिस के लिए मुन्ना अब सिर्फ एक फरार अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाम बन चुका था जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में उसकी पहचान और भी मजबूत होती जा रही थी। इन्हीं दिनों एक ऐसी हत्या हुई जिसने पहली बार पूरे प्रदेश का ध्यान मुन्ना बजरंगी की तरफ खींच दिया। पूर्वांचल के भाजपा नेता रामचंद्र सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेरठ के पूर्व एसएसपी और उस समय जौनपुर में तैनात रहे आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कई इंटरव्यू में ये बताया
कि रामचंद्र सिंह जेल में किसी से मुलाकात करके स्कूटर से लौट रहे थे। जैसे ही वो एसएसपी आवास के पीछे वाली सड़क पर पहुंचे, अचानक उन पर हमला कर दिया गया। दिन के करीब 11 बजे हुई इस वारदात में रामचंद्र सिंह समेत उनके साथ मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में मुन्ना बजरंगी का नाम भी सामने आया और यहीं से उसकी पहचान सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित नहीं रही। अब पुलिस के लिए वो एक बेहद खतरनाक अपराधी बन चुका था। उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा था। बड़े बड़े गैंगस्टरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक विशेष डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था स्पेशल टास्क फोर्स, यानी उस समय एसटीएफ बिल्कुल नई बनी थी और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था कि प्रदेश के कुख्यात अपराधियों को पकड़ना या उनके नेटवर्क को तोड़ना, जिसमें मुन्ना बजरंगी भी अब एसटीएफ की सबसे अहम सूची में शामिल हो चुका था। इसी बीच एसटीएफ को एक खुफिया सूचना मिली कि मुन्ना एक हथियार तस्कर के संपर्क में है और हरिद्वार की तरफ से उत्तर प्रदेश आने वाला है। सूचना मिलते ही एसटीएफ हरकत में आ गई और बताया जाता है कि 3 अलग अलग टीमें बनाई गई। एक टीम को पीछे से निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि बाकी टीमें संभावित रास्तों पर पहले से तैनात कर दी गई। कई दिनों की तैयारियों के बाद 11 सितंबर 1998 को सूचना मिली कि मुन्ना दिल्ली के सीमापुरी इलाके में अपने साथी यतीन्द्र गुज्जर के साथ एक काली कार में मौजूद है। एसटीएफ ने बिना वक्त गवाए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक जैसे ही कार को चारों तरफ से घेरा गया, मुन्ना और यतीन्द्र ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एसटीएफ ने भी गोलियां चलाई। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। मुठभेड़ खत्म हुई तो यतीन्द्र गुज्जर मौके पर ही मारा गया, जबकि मुन्ना बजरंगी गंभीर रूप से घायल पड़ा था। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि उसकी हालत देखकर लगभग सभी को यह यकीन था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। एसटीएफ की टीम तुरंत उसे लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंची और इसकी सूचना तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तक को भेज दी गई। उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था और बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा था। तभी एक मार्शल मुख्यमंत्री के पास एक पर्ची लेकर पहुंचा। जैसे ही कल्याण सिंह ने वो पर्ची पढ़ी, उनके चेहरे पे मानो मुस्कान आ गई। पर्ची पर लिखा था कि एसटीएफ ने कुख्यात डॉन मुन्ना बजरंगी को मार गिराया। ये खबर सदन में फैलते ही माहौल पूरी तरह बदल गया और कहा जाता है कि मुन्ना बजरंगी का खौफ इतना था कि मुख्यमंत्री ने जैसे ही ये जानकारी सदन में दी, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेताओं ने भी मेजे थपथपाकर एसटीएफ की कार्रवाई का स्वागत किया। कई नेता मुख्यमंत्री को बधाई देने तक पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। सदन की कार्यवाही खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद एक फोन कॉल आया और उस फोन पर कही गई एक लाइन ने सबको हैरान कर दिया। उधर से आवाज आई, सर मुन्ना बजरंगी अभी जिंदा है। एक पल के लिए किसी को इस बात पर यकीन तक नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के मारे जाने की खबर पर पूरी विधानसभा में तालियां बजी थी, वो अब भी सांस ले रहा है। यहां से मुन्ना बजरंगी की जिंदगी का सबसे अविश्वसनीय अध्याय शुरू हुआ। मुन्ना बजरंगी को तुरंत डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके शरीर में बहुत सारी गोलियां लगी थी, लेकिन इलाज के बाद उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उस दौर के कई पुलिस अधिकारियों ने बाद में अपने इंटरव्यू में बताया कि उस घटना के बाद मुन्ना के मन में एक अजीब डर बैठ गया था। उसे शक था जो एसटीएफ उसे गोलियों से नहीं मार पाई, कहीं अस्पताल में इलाज के बहाने उसका काम तमाम न कर दे। मेरठ के पूर्व एसएसपी राजेश कुमार पांडे के मुताबिक मुन्ना ने अदालत में एक याचिका तक दायर करवाई थी। उसकी मांग थी कि इलाज के दौरान एसटीएफ के किसी भी अधिकारी को उसके पास न आने दिया जाए और उसका इलाज किसी भी डॉक्टर के भरोसे नहीं बल्कि डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में कराया जाए। कहा जाता है कि जब डॉक्टरों ने उसके शरीर में फंसी गोलियां निकालने की बात कही तो उसने सिर्फ बाहर की ही कुछ गोलियां निकलवाने की अनुमति दी, लेकिन अंदर धसी कई गोलियां निकलवाने से उसने मना कर दिया। उसे डर था कि ऑपरेशन थिएटर ही उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन सकता है। ये सच था या सिर्फ उसका वहम, इसका कोई पुख्ता जवाब आज तक सामने नहीं आया। लेकिन इतना जरूर था कि उस एनकाउंटर ने पहली बार मुन्ना बजरंगी जैसे खौफनाक अपराधी के मन में भी मौत का डर पैदा कर दिया था। और एक खास बात यह है कि एसटीएफ का भी ये पहला ही एनकाउंटर था। बहरहाल इलाज पूरा होने के बाद उसे सीधे जेल भेज दिया गया।
अब उसके खिलाफ दर्ज हत्या, रंगदारी और दूसरे मामलों की कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। करीब 4 साल तक वो जेल में रहा और फिर 2002 में उसे जमानत मिल गई। लेकिन जेल से बाहर निकला मुन्ना पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर लौटा। कहा जाता है कि अब उसका नेटवर्क सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित नहीं था। कारोबारियों से रंगदारी वसूलना, विरोधियों को धमकाना और गैंग का प्रभाव बढ़ाना, ये सब पहले से कहीं ज्यादा संगठित तरीके से होने लगा। पुलिस के लिए उसे दोबारा रोकना आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था और उसके पास हथियारों के साथ साथ लोगों का नेटवर्क और भी मजबूत तैयार हो चुका था। इसी बीच पूर्वांचल की राजनीति में एक ऐसा नाम तेजी से उभर रहा था जिसने आगे चलकर मुन्ना बजरंगी की जिंदगी का सबसे चर्चित अध्याय लिखा। कृष्णानंद राय। वर्ष 2005 में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट के चुनाव में कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की। ये हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं मानी गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच दुश्मनी और भी गहरी हो गई। राजनीतिक गलियारों में तनाव बढ़ने लगा और पूर्वांचल का माहौल पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद एक ऐसी वारदात होने वाली है जो पूरे देश को झकझोर देगी और मुन्ना बजरंगी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में पहुंचा देगी। 29 नवंबर 2005 करीब दोपहर का वक्त था। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से भाजपा विधायक कृष्णानंद राय अपने काफिले के साथ लौट रहे थे। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित हत्याकांड होने वाला है। अचानक उनके काफिले को घेर लिया गया और फिर शुरू हुई अंधाधुंध फायरिंग। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावरों ने AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से कई राउंड गोलियां चलाई और ये बताया जाता है कि घटनास्थल से करीब 400 गोलियों के खोखे बरामद हुए थे। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अनुसार कई शवों से दर्जनों गोलियां निकाली गई। जिस किसी ने भी ये मंजर देखा उसकी रूह तक कांप गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। विधानसभा से लेकर संसद तक इस हत्याकांड की चर्चा होने लगी। पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू की और शक की सुई मुख्तार अंसारी गैंग की तरफ घूमने लगी। जांच में मुन्ना बजरंगी का नाम इस हत्याकांड के मुख्य शूटर के रूप में सामने आया। इस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुन्ना बजरंगी की तलाश और तेज कर दी। उसके खिलाफ पहले से ही हत्या, रंगदारी, अपहरण और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामले दर्ज थे। अब उसके सिर पर घोषित इनाम भी लगातार बढ़ने लगा। साल 2009 में घोषित इनाम बढ़ाकर तकरीबन 7 लाख रुपए तक कर दिया गया। पुलिस को पता था कि अब मुन्ना पहले जैसी गलती करेगा ही नहीं। दूसरी तरफ मुन्ना भी समझ चुका था कि अगर एक भी चूक हुई तो बच निकलना मुश्किल होगा। इसलिए उसने लगातार अपने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए। कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार तो कभी दूसरे राज्यों में वो हर बार पुलिस से एक कदम आगे दिखाई देता था। इसी दौरान खबरें ये भी आने लगी कि उसने मुंबई में अपना ठिकाना बना लिया है और वहीं से अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा है। दिल्ली और आसपास के कई कारोबारियों को रंगदारी के लिए फोन आने लगे। पुलिस को यकीन था कि इन कॉल्स के पीछे मुन्ना बजरंगी का ही गैंग है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था मुन्ना कहाँ है। यहीं से शुरू हुआ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का एक लंबा और बेहद गोपनीय ऑपरेशन। साल 2009 में पुलिस ने मुन्ना के 2 करीबी सहयोगियों को वरीज और बबलू की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। जांच के दौरान एक ऐसा मोबाइल नंबर सामने आया जिसका इस्तेमाल पहले भी रंगदारी की कॉल्स के लिए किया गया था। पुलिस ने जब उस नंबर की लोकेशन और संपर्कों को खंगाला तो एक नया नाम सामने आया, महेंद्र उर्फ शेट्टी। जांच में पता चला कि शेट्टी ही मुंबई में बैठकर मुन्ना और उसके लोगों के बीच सबसे अहम कड़ी का काम कर रहा था। रंगदारी की कई कॉल्स उसी के जरिए करवाई जाती थी, लेकिन शेट्टी भी बेहद शातिर था। पुलिस की जांच में सामने आया कि जब वो भी किसी कारोबारी को धमकी देने या रंगदारी की कॉल करता था तो मुंबई की लोकल ट्रेन में सवार हो जाता था। रास्ते में किसी भी स्टेशन पर अचानक उतरता, कॉल खत्म होते ही सिम तोड़कर फेंक देता और भीड़ में ऐसे गायब हो जाता था जैसे कभी वहां था ही नहीं। कई महीनों तक पुलिस उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती रही, लेकिन हर बार वो हाथ से निकल जाता।
तभी पुलिस की नज़र उसकी एक छोटी सी आदत पर पड़ी। जांच में पता चला कि वो लगभग हर 2 हफ्ते में मलाड वेस्ट की सिद्धिविनायक सोसाइटी जरूर जाता था। बस यही वो सुराग था जिसका दिल्ली पुलिस को महीनों से इंतजार था। स्पेशल सेल ने बिना कोई हंगामा किए सिविल ड्रेस में उस सोसाइटी के आसपास निगरानी शुरू कर दी। 1 दिन, 2 दिन, फिर पूरा 1 हफ्ता, लेकिन जिस चेहरे की तलाश थी वो दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे करीब 25 दिन गुजर गए। कई बार लगा कि शायद सूचना गलत थी, लेकिन पुलिस ने पेशेंस नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि शिकार चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी तो अपने बिल के बाहर आता ही है। और आखिरकार मुन्ना बजरंगी से भी वही एक गलती हो गई। लगभग 25 दिन बीत चुके थे। हर दिन पुलिस उसी उम्मीद में निगरानी करती कि शायद आज मुन्ना सामने आ जाए, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो चुका था। कई अधिकारियों को लगने लगा कि शायद सूचना गलत थी। तभी एक दिन वही हुआ जिसका इंतजार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इतने दिनों से कर रही थी। मुन्ना बजरंगी खुद अपने बिल से बाहर निकला और बताया जाता है कि वो भरोसेमंद अपने साथी शेट्टी के साथ एक साधारण से ऑटो रिक्शे में बैठकर सोसाइटी के जैसे ही बाहर निकला। शायद बिल्कुल भी उसे ये अंदाजा नहीं था कि पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से हर कदम पर उसकी निगरानी की जा रही है। ऑटो कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि अचानक चारों तरफ से सादी वर्दी में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे घेर लिया। इससे पहले कि मुन्ना कुछ समझ पाता, पूरा इलाका पुलिस के कब्जे में आ चुका था। इस बार ना भागने का मौका मिला और ना ही हथियार उठाने का। वर्षों तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र की पुलिस को चकमा देने वाला मुन्ना बजरंगी आखिरकार 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस की कार्रवाई में अरेस्ट कर लिया गया। उसकी अरेस्टिंग पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी गई, क्योंकि जिस अपराधी को पकड़ने के लिए कई राज्यों की पुलिस सालों से कोशिश कर रही थी, वो आखिरकार सलाखों के पीछे था। इसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश लाया गया, जहां उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और आपराधिक साजिश जैसे कई मामलों में रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसके बाद उसकी सुनवाई भी शुरू हुई। लेकिन जेल पहुंचने के बाद भी उसका नाम सुर्खियों से गायब नहीं हुआ। पुलिस का दावा था कि सलाखों के पीछे रहने के बावजूद उसका नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसके कुछ करीबी अब भी बाहर से गैंग की गतिविधियां संभाल रहे थे। इसी दौरान साल 2012 में मुन्ना बजरंगी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उसे जौनपुर की मडियाहू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। शायद उसे भरोसा था कि जिस डर के दम पर उसने वर्षों तक अपना प्रभाव बनाए रखा, वही डर अब वोटों में बदल जाएगा। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। जनता ने उसे नकार दिया और वो चुनाव हार गया। ये हार सिर्फ चुनाव की हार नहीं थी, बल्कि शायद ये संकेत भी था कि अपराध का खौफ हमेशा राजनीतिक ताकत में नहीं बदलता। इसके बाद उसकी जिंदगी का ज्यादातर समय अदालतों और जेलों के बीच गुजरने लगा। अलग अलग मामलों में पेशी के लिए एक जेल से दूसरी जेल ले जाया जाता था। सुरक्षा एजेंसियों का ये मानना था कि उसे विरोधी गैंगों से लगातार खतरा है, इसलिए हर ट्रांसफर बेहद गोपनीय तरीके से किया जाता था। लेकिन साल 2018 यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माफिया सफाई अभियान चल ही रहा था। उसी बीच में एक ऐसा ट्रांसफर हुआ जिसने उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय लिख दिया। इस घटना से कुछ दिन पहले ही मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह मीडिया के सामने आई थी। उन्होंने दावा किया था कि उनके पति की जान को खतरा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जेल के अंदर उनके पति की हत्या करवाई जा सकती है या फिर किसी फर्जी एनकाउंटर की साजिश रची जा सकती है। उस समय बहुत से लोगों ने उनके इस बयान को सामान्य आशंका मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो हुआ उसने इन आशंकाओं को फिर से चर्चाओं का विषय बना दिया। 8 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी को झांसी जेल से बागपत जेल भेज दिया गया। आधिकारिक तौर पर वजह अगले दिन अदालत में होने वाली पेशी बताई गई। कागजों में सब कुछ एक सामान्य जेल ट्रांसफर जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन बाद में कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर इतनी अचानक ये ट्रांसफर क्यों किया गया। क्या ये सिर्फ एक नियमित प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। मुन्ना को कड़ी सुरक्षा के बीच बागपत जेल पहुंचाया गया। जेल के अंदर उसकी बैरक तय कर दी गई। बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। 9 जुलाई 2018 सुबह के करीब 5:30 बजे जब जेल के अंदर रोजमर्रा की गतिविधियां शुरू हुई, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी।
6 ही मिनट के अंदर पूरे जेल परिसर में अफरा तफरी मच गई और जब जेल कर्मी उस बैरक तक पहुंचे तो फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था मुन्ना बजरंगी। उसका अंत सड़क पर नहीं हुआ, पुलिस एनकाउंटर में नहीं हुआ, बल्कि एक हाई सिक्योरिटी जेल की 4 दीवारी के अंदर हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, आखिर जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी को मारने की हिम्मत किसने की और क्यों की? सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, आखिर उत्तर प्रदेश की एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर तक हथियार पहुंचे कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि ट्रिगर किसने दबाया? शुरुआती जांच में जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था सुनील राठी। पुलिस के मुताबिक बागपत जेल के अंदर सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी पर करीब कई राउंड फायर की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसके शरीर पर कई गोलियां लगने की पुष्टि हुई। ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं लग रहा था, बल्कि जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पूरे प्रदेश में एक ही चर्चा थी, आखिर एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ये सब कैसे हो गया? कुछ मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि गिरफ्तारी के बाद जब सुनील राठी से पूछताछ हुई तो उसने जो वजह बताई उसने लोगों को और भी हैरान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राठी ने कहा कि मुन्ना बजरंगी उसका मजाक उड़ाता था, उसे मोटा कहकर चिढ़ाता था और इसी अपमान से गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन इस कहानी पर बहुत कम लोगों ने भरोसा किया। अपराध जगत पर नजर रखने वाले कई जानकारों का यह मानना था कि इतने बड़े गैंगस्टर की हत्या सिर्फ आपसी कहासुनी का नतीजा हो ही नहीं सकती। हालांकि जांच एजेंसियों को ऐसा कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला जिससे किसी बड़ी साजिश की आधिकारिक पुष्टि की जा सके। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए। बाद में ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। जांच एजेंसी ने जेल अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और कई कैदियों से पूछताछ की। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए और पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश की गई। अदालत में कानूनी प्रक्रिया भी चली, लेकिन इस हत्याकांड से जुड़े कई सवाल आज भी बहस का विषय बने हुए हैं। क्या ये सिर्फ 2 गैंगस्टरों के बीच की दुश्मनी थी? क्या जेल प्रशासन की लापरवाही थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी? इन सवालों का ऐसा जवाब कभी सामने नहीं आया जो हर किसी को संतुष्ट कर सके। मुन्ना बजरंगी की निजी जिंदगी को लेकर भी कई बातें सामने आती रही। कई मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय स्रोत का यह दावा है कि उसकी पहली शादी कम उम्र में हुई थी। ये भी कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में उसके बढ़ते कदम और उसके खौफ की वजह उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। हालांकि इस दावे की पुष्टि सभी विश्वसनीय स्रोत नहीं करते। बाद में उसने सीमा सिंह से शादी की, जो अक्सर उसके जेल में रहने के दौरान मीडिया के सामने आई और कई बार उन्होंने अपने पति की जान को खतरा होने की भी आशंका जताई। बहरहाल विडंबना देखिए, जिस व्यक्ति पर दूसरों की जिंदगी छीनने के आरोप लगते रहे उसकी अपनी जिंदगी का अंत भी गोलियों से ही हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार गोलियां किसी सुनसान सड़क पर नहीं चली थी, बल्कि एक ऐसी जेल के अंदर चली थी जहां वो सबसे सुरक्षित था। अपराध की इस सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको फिर मिलेंगे एक और खौफनाक नाम और एक और दिलचस्प दास्तां के साथ। आप किस माफिया, गैंगस्टर या बाहुबली की अनकही कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए।